देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कोई ठोस गोला मुक्त आकाश में अपनी सममिति अक्ष के परितः मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है। गोले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहेगी? नीट 2018 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन ये हैं आपके। सबसे पहली बात, ठोस गोला है, मुक्त आकाश में है। जैसे मान लीजिए आपका ठोस गोला है, ठीक है, कैसा है? ठोस। अब इसकी सममिति अक्ष से क्या मतलब है? सममिति होती है इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, ठीक है। केंद्र से गुजरने वाली जो ये अक्ष होती है, ये कैसी अक्ष है? सममिति अक्ष। सममिति अक्ष। सममिति से मतलब है कि इस अक्ष के दोनों ओर जितना द्रव्यमान इस साइड है उतना ही द्रव्यमान दूसरी ओर होगा, यानी कि द्रव्यमान समान रूप से वितरित होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सममिति अक्ष, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये घूर्णन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है इस अक्ष के सापेक्ष। से मान लो किधर भी हो सकता है, रोटेशन से मतलब नहीं है, किसी भी दिशा में हो सकता है। तो इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है, यानी कि इसको क्या किया जाता है? बड़ा किया जाता है। इसकी त्रिज्या में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका द्रव्यमान क्या रख रहे हैं? समान रख रहे हैं, यानी कि इसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें से कौन सी जो राशि है वो नियत रहेगी या स्थिर रहेगी, ये इसने पूछा है। सबसे पहले इसने पूछा है कि घूर्णी गतिज ऊर्जा के लिए सबसे पहली बात तो ये अपने ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? I बराबर 2/5 mr²। ध्यान रखिएगा ये ठोस गोले के लिए है, खोखले गोले का जड़त्वाघूर्ण कुछ और होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है ½ I ω²। I का वैल्यू यहाँ रख दिया हमने, तो ये आएगा मेरा, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया mr²/5। अब देखिए यहाँ पे m को तो क्या रख रहे हैं? स्थिर, ये तो चेंज होगा नहीं। ओमेगा कोणीय वेग है, लेकिन यहाँ पे जो r है त्रिज्या, क्या कर रहे हैं हम? गोले की त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो त्रिज्या r में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। घूर्णन वाली गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो यानी कि ये मान तो स्थिर नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा? गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाओ, बल आघूर्ण टो बाह्य बराबर होता है dl/dt और टो बराबर होता है I अल्फा। देखिए टो का एक सूत्र और होता है, टो बल आघूर्ण है ना, तो ये होता है बल इनटू बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। सबसे पहली बात, ये अल्फा होता है हमारा कोणीय त्वरण, ठीक है। वैसे तो आप यहीं से बोल सकते हो क्योंकि टो बराबर I अल्फा होता है, ठीक है। अगर मैं अल्फा को नियत भी मान लूं तो टो बराबर I अल्फा रखूंगा मैं, तो I का जब मैं मान रखूंगा कितना रखूंगा? 2/5 mr² और अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे भी R आ रहा है, तो ये R तो चेंज हो रहा है ना, तो अगर R चेंज होगा तो ये टो भी चेंज होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। सी पे आ जाओ, कोणीय वेग। कोणीय वेग होता है हमारा ओमेगा बराबर VCM/r। VCM है हमारा द्रव्यमान केंद्र का रेखीय वेग, या फिर रेखीय वेग बोल सकते हो आप, स्पर्श रेखीय वेग होता है ये। ओमेगा बराबर VCM/r। यहाँ पे भी R आ रहा है, R चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज होगा, तो यानी कि सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी पे आ जाओ, टो बाह्य। अब देखना इसमें कह रहा है कोणीय संवेग की बात कर रहा है। कोणीय संवेग को कैसे देखेंगे कि टो बाह्य, टो बाह्य यानी कि बाह्य बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? dl/dt। कैसे? जैसे F बराबर होता है आपका dp/dt रेखीय वेग या रेखीय गति में, ठीक है। तो यहाँ L क्या है? कोणीय संवेग है। अब यहाँ T बाह्य क्या है? 0 है, यानी कि बाहर से कोई किसी प्रकार का बलाघूर्ण नहीं दे रहे हैं हम, बस इसका क्या कर रहे हैं? वो त्रिज्या बढ़ा रहे हैं द्रव्यमान समान रखते हुए। तो टो बाह्य बराबर क्या है? 0, तो dl/dt क्या है? 0। इसका मतलब dl बराबर 0 और L2 बराबर L1, यानी कोणीय संवेग क्या है? संरक्षित है। अब L2 बराबर L1 का मतलब क्या है? जितना संवेग प्रारंभ में था उतना ही कोणीय संवेग क्या है? बाद में भी है, यानी कि कोणीय संवेग क्या है? स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा? सही आंसर होगा, कोणीय संवेग स्थिर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दो वस्तुओं का उनके घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण क्रमशः क्या दे रखा है? I और 2I है। यदि इनकी घूर्णन गतिज ऊर्जाएं बराबर हो तो इनके कोणीय संवेगों का अनुपात होगा। CBSE AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार दोनों वस्तुओं की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं क्या दे रखी है, समान दे रखी है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो पहले वाले कण के लिए लिख दिया मैंने आई वन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में अंश तथा हर में आई वन तथा आई टू का गुणा करेंगे। इधर तो दोनों पक्षों में आई वन का, इधर दोनों पक्षों में आई टू का। इधर आ गया आई वन अपॉन आई वन, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला आई वन आया वो क्या बन जाएगा ऊपर आई वन स्क्वायर। तो मैंने इसको इसके साथ लिख दिया आई वन ओमेगा वन का होल स्क्वायर, यानी आई वन का भी स्क्वायर और ओमेगा वन का भी स्क्वायर। तो नीचे आएगा टू आई वन, इसी प्रकार से इधर लिख दिया। अब चूंकि एल बराबर क्या होता है आई ओमेगा, तो यहाँ आई वन ओमेगा वन का मतलब हो जाएगा एल वन, तो ये आई टू ओमेगा टू हो जाएगा एल टू। तो ये हो गया एल वन स्क्वायर और एल टू स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों चेंज हो गए और अपॉन में टू आई वन और इधर टू आई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया एल वन स्क्वायर अपॉन एल टू स्क्वायर, एल टू स्क्वायर को इधर लिया है, ये आ जाएगा आई वन अपॉन आई टू। तो एल वन अपॉन एल टू आ जाएगा अंडर रूट में आई वन अपॉन आई टू। अब यहाँ इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि आई टू बराबर किसके, टू आई वन के, ठीक है। मतलब एक तो एक बलागुण तो क्या है आई वन, तो क्या है आई, और आई टू क्या है टू आई, साफ लिख रखा है इसने। तो आई वन की जगह तो रख देंगे आई और आई टू की जगह रख देंगे टू आई। कट जाएगा आई से आई तो क्या बचेगा अंडर रूट एक बटा दो। तो क्या आएगा अनुपात अंडर रूट एक अनुपात अंडर रूट दो। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक अनुपात अंडर रूट दो। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एक अनुपात रूट दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक लड़का अचानक एक वृत्तीय घूर्णी चकती पर आकर बैठ जाता है, क्या संरक्षित रहेगा, ये इसने पूछा है। तो सबसे पहले देखिए सीबीएसई आईपीएमटी 2002 का क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन है, कोणीय वेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा। सबसे पहली बात हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि निकाय पर कार्यरत बाह्य बलाघूर्ण जो होता है आपके, वो अगर जीरो होता है तो हमेशा क्या संरक्षित होगा, कोणीय संवेग संरक्षित होगा। किस प्रकार, उसी प्रकार जैसे ये F बराबर dv बाई dt होता है। अगर आपके बाह्य बल, रेखीय वेग की बात हो रही है, बाह्य बल बराबर क्या होता है जीरो, बाह्य बल बराबर जीरो हो, यानी कि ये F एक्सटर्नल बराबर क्या हो, जीरो हो, तो dp बाई dt क्या होता है, ये आपका जीरो होता है। तो dp बराबर क्या होता है जीरो, यानी कि P2 किसके बराबर होता है P1 के, यानी कि आपका रेखीय संवेग क्या होता है संरक्षित। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, घूर्णन की। तो यहाँ पे किस क्या लिखेंगे, टो बाह्य बराबर क्या होगा, टो बाह्य बराबर होगा dl बाई dt। टो बाह्य क्या है जीरो है, तो dl क्या होगा जीरो होगा, यानी कि L2 क्या होगा L1 के बराबर होगा, यानी कि कोणीय संवेग क्या होगा संरक्षित होगा, ठीक है। अब जब बच्चा घूर्णन करती हुई चकती है, जैसे मान लो ये चकती है ये घूम रही है, जब बच्चा यहाँ पर आकर बैठेगा तो होगा ये कि बच्चे के यहाँ पर बैठने से कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा। बलागुण का मतलब होता है इसके घुमाने को लेकर कोई बल नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। बल ये जो बच्चा इस पे बैठेगा ना, तो ये बच्चे के बैठने के कारण जो इसका mg लगेगा नीचे, वो इस चकती के घूर्णन तल के लंबवत नीचे की ओर लगेगा। अब चूंकि ये लंबवत होगा इसके तल से, तो ये बल इसके तल पर घूमने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि जो लंबवत घटक होते हैं, जैसे मान लो ये mg घटक है और ये l का घटक है, जो भी घटक है आपका संवेग का किसी भी चीज का घटक है, तो ये mg बल जो होगा ना, ये इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता अगर ये 90 डिग्री एंगल पर है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है हमारा जीरो होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो बलागुण कार्य नहीं करेगा कोई भी, तो कोणीय संवेग क्या होगा संरक्षित। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है इसने, एक गेंद बिना फिसले क्या होती है, लुढ़कती है। इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या दे रखी है के। यदि गेंद की त्रिज्या कैपिटल R हो तो इसकी घूर्णन ऊर्जा के साथ जुड़ी कुल ऊर्जा का अंश होगा।
सबसे पहली बात, गेंद है जो लुढ़क रही है। जैसे मान लो ये सरफेस है आपकी, थोड़ी सी ढालू सरफेस है, ठीक है, इस पर कोई गेंद है, ये गेंद ये लुढ़क रही है, ठीक है। लुढ़केगी तो कैसे घूमेगी, ऐसे रोटेट करते हुए नीचे जाएगी। तो इसमें दो तरह की गति होगी, एक तो होगी रोटेशनल मोशन, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार घूमती हुई नीचे जाएगी, और एक होगी ट्रांजिशनल मोशन, यानी कि स्थानांतरण गति, ठीक है। ये तो होगी कौन सी, स्थानांतरीय गति, स्थानांतरण गति इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशनल मोशन। और ये जो हो रहा है आपका, ये है घूर्णन गति, यानी कि रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। और ये स्थानांतरण गति यानी कि ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है। तो इसने ये पूछा है कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या के दे रखी है। यानी कि एक अक्ष बनाए आप जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरे इसके, तो उस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या क्या दी हुई है, इसने के दे रखी है। और घूर्णन त्रिज्या होती है आपके, एक सूत्र होता है I बराबर एम के स्क्वायर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे के क्या होती है, घूर्णन त्रिज्या होती है। यदि गेंद की त्रिज्या दे रखी है उसने कैपिटल आर, तो इसकी घूर्णन ऊर्जा के साथ जुड़ी कुल ऊर्जा का अंश होगा। यानी कि इसने क्या पूछा है हमसे, कुल ऊर्जा, और अंश में क्या पूछा है, घूर्णन ऊर्जा, इसका अनुपात पूछा है इसने, ठीक है, घूर्णन ऊर्जा। अब घूर्णन ऊर्जा तो हो जाएगी आपकी के रोटेशनल वाली, है ना, और कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, के रोटेशनल प्लस के ट्रांजिशनल, ठीक है। तो इसका मान इसने यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी, के रोटेशनल क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई का मान रख दिया हमने क्या, एम के स्क्वायर, ठीक है। एम उसने दे नहीं रखा था लेकिन के दे रखा था, तो एम के स्क्वायर हो गया। और ओमेगा बराबर कहाँ से आया, क्योंकि आई बराबर तो होता है एम के स्क्वायर, ओमेगा बराबर क्या होता है, वी बाई आर। क्यों, क्योंकि वी बराबर क्या होता है आपका ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या जाएगा, वी बाई आर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है, हमारी घूर्णन त्रिज्या है। अब स्थानांतरण की गति ऊर्जा क्या होती है, के टी, के ट्रांजिशनल बराबर हाफ वी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल ऊर्जा क्या आ जाएगी, के आर प्लस के टी। तो आर की के आर का मान रख दिया, के टी का मान रख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो फाइनली ये बना मेरा, क्या बना, ये हुई मेरी ई कुल ऊर्जा, ठीक है। तो अभिष्ट ऊर्जांश क्या जाएगा, वही के आर प्लस के टी। तो ये के आर प्लस के टी कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी है मेरी ये, ठीक है। हर में ये लिख दिया, अंश में क्या लिख दिया, के आर, यानी कि रोटेशनल के कारण ऊर्जा। तो रोटेशनल के कारण ऊर्जा क्या आई थी, ये आई थी मेरी, ठीक है। ये रोटेशनल के कारण यानी घूर्णन के कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो ये लिख दी। सोल्व किया, क्या मिला, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इसने पूछा है दो कारें दे रखी है, द्रव्यमान m तथा द्रव्यमान 4m की। ये r तथा 2r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या होती है, घूमती है, ठीक है। यदि ये एक ही समय में एक चक्कर पूरा कर लेती हो तो पहली कार तथा दूसरी कार की कोणीय चाल का अनुपात होगा। सीबीएसई एपीएमटी 1995 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या दिया है, दोनों कारों का द्रव्यमान दिया है। सबसे पहले दोनों कारें चक्कर पूर्ण करने में समान समय लेती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, समान क्या लेती है, समय। तो इसके बाद कोणीय चाल क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है। कोणीय चाल ओमेगा बराबर होता है हमारा 2 पाई अपॉन टी। अब ये टी क्या है, समय, समय यानी कि एक चक्कर में लिया गया समय। वैसे तो ये क्या होता है, आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होता है यहाँ पे, ठीक है। और आवर्तकाल की डेफिनेशन क्या है कि एक चक्कर में लिया गया समय, और एक चक्कर में लिया गया समय उसने, हमने यहाँ पे उसको स्मॉल टी बोल दिया, चाहो तो कैपिटल टी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर है ये आवर्तकाल ही, ठीक है। तो प्रथम कार के लिए ओमेगा 1 क्या जाएगा, 2 पाई अपॉन टी 1, समीकरण नंबर 1। दूसरी कार के लिए ओमेगा 2, 2 पाई अपॉन टी 2, समीकरण नंबर 2। दोनों में संबंध निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या लगा देंगे, भाग। तो इसका भाग लगाने समीकरण 1 का ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, और इधर आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी 1 और अपॉन में 2 पाई अपॉन टी 2, टी 2 बटा टी 1। लेकिन उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दोनों में क्या लगता है, समान समय लगता है। समान समय होने के कारण क्या जाएगा, 1 बटा 1, यानी कि इनका अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 1। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1 अनुपात 1। अब इसने यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया है कि r तथा 2r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमती है।
अब वृत्तीय पथ पर तो घूम रही है, जैसे मान लो दो कारें हैं, जैसे ये एक पथ है और ये एक पथ है, ठीक है। अब ये एक कार है कोई यहाँ पर और एक कार है कोई यहाँ पर। अब ये कार घूमकर ऐसे घूमकर वापस यहाँ आती है, और ये कार ऐसे घूमकर और ऐसे घूमकर यहाँ पर आती है, ठीक है। अब आर और 2r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रही है, ठीक है। और ये एक ही समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है। जैसे मान लो अगर इस कार को यहाँ से यहाँ तक घूम के आने में कितना लगा टाइम, 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे। और इतने ही समय में ये कार भी घूम के कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। इसको भी कितना समय लगा, मान लो 10 सेकंड। तो होगा क्या कि ये वाली को तो कम स्पीड लगेगी, लेकिन ये वाली को ज्यादा तेजी से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन उसने बोला है कि समय क्या लगेगा, दोनों को समान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज किस पे डिपेंड नहीं करेगी कि त्रिज्या किसकी, किसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने समय समान दे दिया ना, ठीक है। और कोणीय वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा समय पर डिपेंड कर रहा है, समय यानी कि आवर्तकाल पर। और आवर्तकाल सेम है तो कोणीय चाल भी क्या आ जाएगी हमारी, समान। तो 1:1 क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुजाकार पटल दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, ठीक है। अब त्रिभुजाकार पटल से यहाँ पे मतलब है कि जो ये आपका जो ये ए बी सी दे रखा है, ये कैसा है, एक चक्ति के आकार का है। चक्ति यानी कि ये यहाँ पे समतल है, ठीक है। यहाँ पे भरा हुआ है द्रव्यमान से पूरा, खोखला नहीं है ये, एक प्लेट की तरह है, ठीक है। त्रिभुजाकार प्लेट की तरह। जहाँ पे ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है, 3 सेंटीमीटर। और ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसने ये दे रखा है कि ए बी बी सी तथा सी ए के परितः जड़त्व कोण दे रखे हैं। जैसे ये प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट में ए बी जो है ये आपकी अक्ष, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, ठीक है, इसको भी इधर आगे बढ़ा दूं। अब मैं क्या करूं, इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अगर इस प्लेट को मैं घुमाऊं तो कैसे घुमा सकता हूं, मान लो मैंने ऐसे घुमाया इसको, ये ऐसे मतलब यहाँ से ये सी बिंदु इधर आएगा तल के लंबवत ऊपर की ओर, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर तल के लंबवत नीचे की ओर, फिर वापस यहाँ जाएगा। इस प्रकार रोटेशन कर सकता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसने दे रखा है, इसके सापेक्ष जड़त्व कोण दे रखा है I1, इस अक्ष के सापेक्ष। इसी प्रकार BC अक्ष के सापेक्ष दे रखा है, ये आपकी BC अक्ष है, ठीक है। ये BC में ये बना दिया मैंने। अब इस अक्ष के सापेक्ष कैसे घूमेगा, जैसे मान लो इस अक्ष के सापेक्ष मैंने ऐसे घुमाया, तो ऐसे कैसे घूमेगा, जैसे ये ए वाला बिंदु है, ये नीचे जाएगा तल में, फिर ये नीचे आएगा, इधर आ जाएगा, फिर तल के ऊपर बाहर आएगा, फिर तल के ऊपर बाहर आके वापस यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार ये रोटेशन करेगा, जिस ऐसे ऐसे रोटेशन करेगा, ऊपर नीचे, ठीक है। इसके बाद तीसरी अक्ष है हमारी एसी अक्ष। तो एसी अक्ष को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इधर और इधर, इधर और इधर, ठीक है। तो एसी अक्ष के परितः इसको घुमाऊंगा तो ये ऐसे मान लो ऐसे घूम रहा है, तो कैसे घूमेगा, ये बी वाला बिंदु इधर आएगा, तल के लंबवत ऊपर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर तल के लंबवत नीचे जाएगा, और इस प्रकार ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तीनों अक्षों के सापेक्ष ने जड़त्व गुण I1, I2 और I3 दे रखे हैं, ठीक है। और पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। सीबीएसई आईपीएमटी 2000 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहली बात, किसी अक्ष के परितः वस्तु का जड़त्व गुण के बल द्रव्यमान पर ही निर्भर नहीं करता, यानी कि जड़त्व गुण क्या होता है, I बराबर mr², ठीक है। अब हम क्या मानते हैं कि ये द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन सिर्फ द्रव्यमान पर ही निर्भर नहीं करता, यह घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान की वितरण पर भी निर्भर करता है। तो वितरण का मतलब क्या है कि वितरण से मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई पिंड है आपका, जैसे ये कोई घूर्णन अक्ष है, ये आपकी घूर्णन अक्ष है, ठीक है। अब इसके आसपास ये आपका पिंड है कोई, ठीक है। अब मान लो कि इसका द्रव्यमान वितरण ऐसा है कि ये घूर्णन अक्ष के इस ओर तो क्या है, द्रव्यमान ज्यादा है, और इस ओर द्रव्यमान क्या है, कम है। यानी कि इसका द्रव्यमान जड़त्व जो है ना आपका आई, वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपका द्रव्यमान का वितरण किस ओर ज्यादा है। अगर इस ओर ज्यादा है तो कुछ अलग आएगा, जैसे मान लो अगर समान द्रव्यमान वितरण, जैसे मान लो कोई गोला है,
ये समान द्रव्यमान वितरण वाला है, तो इसका जड़त्व गुण I अलग आएगा, भले ही ये पिंड और ये गोला समान द्रव्यमान के हो, ठीक है, समान द्रव्यमान के हो तो भी इनके जड़त्व गुण क्या आएंगे, अलग आएंगे, भले समान त्रिज्या के भी हो तो भी अलग आएंगे। जैसे मान लो दो दो गोले हैं आपकी, ये और ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, द्रव्यमान वितरण समान, इसमें तो समान है और इसमें असमान है। इसका द्रव्यमान भी m है और इसकी त्रिज्या भी r है, इसका द्रव्यमान भी m है, इसकी त्रिज्या भी r है, फिर भी दोनों के जड़त्व गुण क्या आएंगे, अलग आएंगे, यदि अगर द्रव्यमान वितरण असमान हुआ किसी एक में तो, ठीक है। क्योंकि BC अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण AB अक्ष तथा CA अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण से अधिक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि AB अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण AB अक्ष तथा CA अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण से अधिक है, यानी कि BC का ज्यादा है AB और CA से। कैसे है, देखो एक सूत्र होता है I बराबर mk², ठीक है, जहां k क्या होती है हमारी घूर्णन त्रिज्या, k होती है हमारी घूर्णन की त्रिज्या, ठीक है। अब इसको देखना, जैसे मैं अगर AB अक्ष के परितः इसको घुमाता हूं, ठीक है, तो इसके घूर्णन की त्रिज्या क्या आएगी, इसका अधिकतम बिंदु कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। कब, जब मैं AB के सापेक्ष घुमाता हूं, ठीक है, तो AB के सापेक्ष में घुमाता हूं तो इसका अधिकतम बिंदु कितनी दूरी पर आएगा, अधिकतम 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। 3 सेंटीमीटर तक द्रव्यमान का वितरण है इसका, ठीक है। फिर कम दूरी पर भी है, फिर और कम दूरी पर, फिर अधिकतम कितना है 3 पर, ठीक है। और BC के लिए क्या है, B और C के लिए अधिकतम कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और AC के लिए अधिकतम कितनी दूरी पर है, AC के लिए अधिकतम देखोगे ना तुम तो AC के लिए यह आएगा तुम्हारा अधिकतम दूरी यह आएगी, जो कि कितनी आएगी 2.5 तो नहीं, लेकिन ये देखिए जैसे अगर मान लो ये 90 डिग्री है तो ये कितना का हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। अब ये 45 का है, ये 2.5 का हो जाएगा लगभग आधे में 2.5 का। अब ये 2.5 का है ना आपके, तो 2 ये 45 डिग्री का कोण है, ये भी 45 का है, तो ये आएगा 2.5 कोस 45 का, ठीक है। और ये आएगा 2.5 साइन 45, तो 2.5 बटा रूट 2 आएगा ये, 2.5 बटा रूट 2, यानी कि कुल मिला के इन दोनों से तो कम ही आएगा। AC का मान जो भी आएगा वैसे तो ये आएगा 2.5 बटा रूट 2, ठीक है। लेकिन ये क्या आएगा वास्तव में इन दोनों से कम आएगा, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, BC का। तो BC की क्या होगी, घूर्णन त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तथा AB अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण CA अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण से अधिक होगा। यानी कि देखो AB का द्रव्यमान वितरण CA ये रहा, इससे अधिक है 3 सेंटीमीटर, इससे तो अधिक है ना भाई, 2.5 में रूट 2 का भाग लगाओगे और एक 3 है, तो ये AB का ज्यादा रहेगा CA से, ठीक है। अतः BC अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या AB अक्ष तथा CA अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या से अधिक होगी। यानी कि BC अक्ष की घूर्णन त्रिज्या तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर की आएगी, और इन दोनों की क्या है 3 सेंटीमीटर, और इसकी ये है, तो BC की ज्यादा होगी इन दोनों से, ठीक है। तथा AB अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या CA अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या से अधिक होगी। यानी कि AB की जो है, ये AB की जो है ये CA से अधिक है, 3 सेंटीमीटर इससे अधिक है, और 4 सेंटीमीटर इससे अधिक है। तो अतः होगा क्या कि BC की तो होगी सबसे ज्यादा, ये BC की सबसे ज्यादा घूर्णन त्रिज्या, उसके बाद उससे कम होगी AB की, ये उससे कम AB की, फिर सबसे कम किसकी होगी, CA की घूर्णन त्रिज्या होगी, ठीक है। अब I बराबर क्या होता है mk², यानी कि I किसके समानुपाती है, k² के समानुपाती है। M को मैंने नियत है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, द्रव्यमान समान रूप से वितरित है इसमें, तो M को मैंने नहीं देखा, तो I समानुपाती आ गया k² के। अतः k का मान अधिक होने पर जड़त्व गुण I का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो k किसके लिए सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा BC के लिए ज्यादा है, और BC के परितः जड़त्व गुण कितना है I2, तो I2 सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा घूर्णन त्रिज्या किसकी, इसके बाद AB की, तो AB के परितः कौन सा जड़त्व गुण है I1, तो इसके बाद क्या आएगा I1। फिर सबसे कम किसका है घूर्णन त्रिज्या AC की, तो सबसे कम जड़त्व गुण किसका आएगा AC का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।